डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गया। अब आप ये समझ लीजिए कि इस युद्ध में मिसाइल से जो हमला हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसका बिल आप तक पहुंचना शुरू हो गया है और इसका आपके घरेलू बजट पर भी असर पड़ेगा। इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। अब आपको यह बताते हैं कि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन कैसे टूट गई और इसे लेकर इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। दुनिया भर में अलग अलग रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई होती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, वहां से पूरी दुनिया का लगभग 29% तेल गुजरता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। मध्य पूर्व से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और एशिया के देशों में जाने वाला तेल यहीं से होकर गुजरता है और इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 26% तेल गुजरता है। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान का लगभग सारा के सारा तेल इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। इस समय इस इलाके में युद्ध चल रहा है और फिलहाल इस रास्ते से कच्चे तेल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। अब दुनिया भर में अलग अलग रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई की जा रही है, लेकिन इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि दूसरे रास्ते बहुत ज्यादा लंबे हैं और मध्य पूर्व ही तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं बड़े बड़े, वो सब मिडिल ईस्ट में है, पश्चिम एशिया में है और यही वो देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय हो रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस हो तो आप हो जाते हैं। इस युद्ध से कच्चे तेल की कीमत में जो तेजी आई है, उसने पिछले 53 साल, आप ये समझ लीजिए कि 53 साल पहले के इतिहास को फिर से ताजा कर दिया है, फिर से दोहरा दिया है। आज आपको बताते हैं कि 1973 में इससे पहले ऐसी स्थिति आई थी। वर्ष 1973 में अरब देशों और इजराइल के बीच यौम किपुर युद्ध हुआ था। इसे कहते हैं यौम किपुर युद्ध। इस युद्ध में अरब देश जैसे इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था और इस युद्ध में अमेरिका ने तब इजराइल का साथ दिया था। जैसे आज इजराइल और अमेरिका एक टीम में है, तब भी ऐसे ही थे। और इससे नाराज होकर अरब देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल बेचना या समझ लीजिए कि तेल देना बंद कर दिया। इससे कच्चे तेल की कीमत 300% बढ़कर $3 से बढ़कर तब $12 हो गई थी। आज से 53 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस समय अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में जगह जगह पेट्रोल पंप्स पर गैस और पेट्रोल खत्म होने के नोटिस लगा दिए गए थे। तेल कहीं मिल नहीं रहा था आम लोगों को और आम जनता को पेट्रोल की सप्लाई बहुत ही सीमित कर दी गई। वर्ष 1947 से लेकर 1973 के बीच पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेजी से विकास हुआ था, लेकिन इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी। इससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया। वहां महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और आर्थिक विकास उस समय रुक गया था इस तेल की कमी की वजह से। और इस घटना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और इसके बाद 3 सबसे बड़े बदलाव किए गए। पहला, दुनिया भर में कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश शुरू हुई और ऊर्जा के दूसरे विकल्पों की खोज शुरू हुई। पश्चिमी देशों को, बड़े बड़े देशों को ये समझ में आया कि हम कब तक सिर्फ इस कच्चे तेल पर आधारित रहेंगे और ये कच्चा तेल जो है ये खाड़ी देशों के मुट्ठी में है और अगर किसी दिन इन्होंने सप्लाई बंद कर दी, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसका मतलब कुछ और नई खोज की जाए जिससे कच्चे तेल का विकल्प सामने आए। और आपने देखा होगा उसके बाद बहुत सारे विकल्प आए। गाड़ियां और दूसरी जो चीजें हैं वो सीएनजी से चलने लगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई और भी बहुत सारे विकल्प तलाशे गए ऊर्जा के। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई और उसने ये सलाह दी कि दुनिया के देश कम से कम 40 से 50 दिनों का कच्चा तेल का रिजर्व अपने यहां पर हमेशा बचा कर रखें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े देश हैं, अच्छी अर्थव्यवस्थाएं, वो कम से कम 40 से 50 दिन का तेल का रिजर्व अपने देश में बचा कर रखते हैं कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी क्राइसिस की स्थिति आ गई, कोई आपातकाल ऐसा हो गया जैसा कि इस समय चल रहा है, तो हमारा देश रुके नहीं। कच्चा तेल का रिजर्व हमारे पास होना चाहिए लगभग 2 महीने का। और तीसरा बड़ा बदलाव यह हुआ कि छोटी और एनर्जी एफिशिएंट कार्स बनाने की शुरुआत हुई
और आज के समय में BS6 जैसी टेक्नोलॉजी उसी सोच का परिणाम है। तो ये 3 बड़े बदलाव 1973 के बाद किए गए, जब पश्चिमी देशों ने यह देखा कि अगर किसी दिन तेल की सप्लाई रुक गई तो उनका पूरा देश ही रुक जाएगा। वर्ष 1973 के बाद दुनिया में कच्चे तेल में कब कब बड़ी बड़ी तेजी आई है और क्यों आई है, अब जरा ये भी देखिए। वर्ष 1990 में इराक और कुवैत युद्ध के दौरान कच्चे तेल में लगभग 173% की तेजी आई थी। कच्चा तेल $15 प्रति बैरल से बढ़कर $41 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा जंप था। इसके बाद वर्ष 2007 और 8 में दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग तेजी से बढ़ी। कच्चा तेल 1 साल से भी कम समय में $51 से बढ़कर $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि उसके बाद दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ गई, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत में भी भारी गिरावट आई और फिर यह वापस $36 के भाव तक आ गया। और फिर वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान मध्य पूर्व देशों में सरकार विरोध प्रदर्शन हुए और इसका कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा था। और तब भी जो है इसी प्रकार की स्थिति हुई थी। अरब स्प्रिंग के दौरान भी 55% बढ़ गया था कच्चा तेल। और फिर वर्ष 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तब भी कच्चे तेल की कीमत में 1 महीने के अंदर ही 43% की तेजी आ गई थी। जबकि अमेरिका और ईरान के बीच अब जब यह युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद सिर्फ 10 दिनों के अंदर कच्चे तेल के भाव में 63% की तेजी आई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए दुनिया के इतिहास में कब कब हाल के वर्षों में कच्चे तेल में इसके भाव में इतनी वृद्धि हुई है। खाड़ी युद्ध के दौरान 173% हुआ था दुनिया भर में। फिर 2008 में 188%। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि इतने कम दिनों में कच्चे तेल की कीमत में इतनी बड़ी तेजी आई है। इसलिए दुनिया भर में बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश चिंता में हैं कि अगर ये युद्ध ज्यादा दिनों तक चला तो फिर से दुनिया भर में वर्ष 1973 जैसे हालात बन सकते हैं और इसमें कोई भी सरकार कुछ खास कर नहीं पाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस युद्ध में लगातार कच्चे तेल की रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं। आबू धाबी में ईरान के ड्रोन हमले के बाद अपना एक रिफाइनरी प्लांट बंद कर दिया गया है। ये देखिए, आबू धाबी पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से और इस प्लांट में हर दिन लगभग 9 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। अब इसे भी बंद करना पड़ा है। तो इससे पहले अगर आप देखें तो ईरान ने जो दूसरे अपने पड़ोसी खाड़ी देश हैं, उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर काफी हमले किए हैं। यानी जो तेल की सप्लाई है उसे बाधित करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर दिया गया है ताकि उससे भी तेल दूसरे देशों तक ना पहुंचे। और आबू धाबी में जो नया हमला हुआ है उसमें भी यही देखने को मिल रहा है। और इस युद्ध की वजह से दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही कमजोर हैं, वहां पर तो और भी ज्यादा संकट शुरू हो चुका है। और भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका सबसे ज्यादा असर अभी से दिखने लगा है। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान में तो बुरी हालत हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश में तेल की खपत को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। अब पूरे पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटीज में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तर अब एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से ही काम करेंगे ताकि वो सड़कों पर ना निकलें, ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो। 60% सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा, यानी 60% सरकारी गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाएगा, पार्क कर दिया जाएगा। और सरकारी गाड़ियों को 2 महीने तक 50% कम फ्यूल अलाउंस दिया जाएगा। यानी जो बाकी की सरकारी गाड़ियां हैं भी, उनमें भी सिर्फ आधा पेट्रोल और डीजल पड़ेगा। पाकिस्तान के सांसदों की सैलरी में 2 महीने के लिए 25% की कटौती कर दी गई है। और इस संकट के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और अब ये हैं 266 रुपए से बढ़कर ये 321 रुपए पर लीटर भाव वहां का हो चुका है। तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल बिक रहा है वो है 321 रुपए प्रति लीटर। तो वहां पर
पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। अब आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां की जनता से इस संकट के बारे में क्या कह रहे थे और फिर जनता ने क्या जवाब दिया। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है। जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। जैसे हमारे जैसे और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो